अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे वजीर आजम का अहम बयान, ताकतवर को कानून के नीचे लाना होगा। वजीर आजम इमरान खान ने साफ साफ बता दिया। इस्लामाबाद में रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा। इसके बगैर कोई कौम अजीम नहीं बन सकती। अगर ऐसा ना हो तो कौमें तबाह हो जाती हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनते हैं। हमें पाकिस्तानियों को एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि कौम जब ऊपर आती है, एक अजीम कौम बनती है, तो वो नंबर 1 में फिर से स्ट्रेस करता हूँ, रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती जब तक एक माशरे में कायम नहीं होती वो ऊपर नहीं आ सकता। ये जो रूल ऑफ लॉ है, ये जो चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ है, क्योंकि यही भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं था। मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं का मतलब क्या होता है कि ताकतवर कानून के ऊपर होता है, सिर्फ गरीब लोग जेलों में जाते हैं। तो कभी भी एक कौम अजीम कौम नहीं बन सकती जो ताकतवर को कानून के नीचे ना लेके आए। और ये सिंपल है, इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक कमज़ोर आदमी कितनी भी चोरी कर ले, वो लंदन में तो फ्लैट नहीं ले सकता। लेकिन जो ताकतवर है, जो बड़े डाकू हैं, वो सिर्फ यही नहीं करते कि उनकी चोरी अरबों में है, वो फिर पैसा बाहर ले जाना पड़ता है क्योंकि मुल्क में वो पैसा नज़र आ जाता है। तो ये सारे पैसे वाले लोग लेके जाते हैं, गरीब लोग नहीं लेके जाते। ये जो हमारे जेलों में बेचारे लोग हैं, ये नहीं है जो ये पैसा बाहर भेज रहे हैं, ये बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं। तो आप इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, कभी भी मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। लाहौर में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। शहर के निजी अस्पतालों पर भी बोझ बढ़ने लगा है। दानियाल उमर की रिपोर्ट। बरतानवी तर्ज के वायरस को रोकना मुश्किल हो गया। वबा की तीसरी लहर ने ऐसी शिद्दत पकड़ी कि लाहौर में सरकारी अस्पतालों के बाद निजी अस्पताल भी भरना शुरू हो गए। सूबाई दारुल हुकूमत में 10 निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स कम पड़ गए। 3 अस्पतालों के वेंटिलेटर्स भी मुकम्मल भर गए। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज का यौमिया खर्चा 50,000 से 3 लाख रुपए के दरमियान आता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तशवीशनाक मरीजों में सांस में दुश्वारी और खून के जम जाने जैसे अलामात सामने आ रहे हैं। शहरी रमजान मुबारक का एहतमाम सादगी से करें। सादगी से अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारें, उनके साथ मिल के इफ्तार करें, बजाय पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लें। जो चैरिटी भी देनी है, खुदारा आप लिफाफों में उनके घरों में दें, हजूम ना लगाएं। पुरहजूम बाज़ारों में शॉपिंग के लिए नहीं जाएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस दफ़ा आपका बच्चा पुरानी जूती से ईद कर ले या पुराने कपड़ों से ईद कर ले। लाहौर के 34 निजी अस्पतालों में 533 कोरोना के मरीज जेर इलाज हैं। 93 ऑक्सीजन बेड्स पर, जबकि 38 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन निजी अस्पतालों को बेड्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत भी कर चुका है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने की समरी मंजूर कर ली है। समरी के मुताबिक तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से 2 पुलिस एहलकार शहीद और 580 जख्मी और गिरफ्तारियों के हवाले से 4 सूबों के IGs की रिपोर्ट भी वजारत दाखिला को मौसूल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा पंजाब में 1669 अफराद धर लिए गए, जबकि सिंध से 228, खैबर पख्तूनख्वा से 193 और इस्लामाबाद से 45 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, शहर की अहम शाहराहें खोल दी गई हैं। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या शहर की तमाम शाहराहों को क्लियर करार दे दिया गया है और जो ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है इसमें गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं क्या? जी, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि तमाम शाहराहों को क्लियर करार दे दिया गया है, लेकिन ये ग्रैंड ऑपरेशन जो है गुज़िश्ता रात शुरू हुआ था, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑक्यूपाइड किया गया था मुजाहिरीन की जानिब से, चुंगी अमर सदू, उसको क्लियर करवाया गया है और वहाँ पर रेंजर्स और पुलिस के एहलकार हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। काफ़ी देर तक पुलिस और इन मुजाहिरीन के दरमियान पथराव का सिलसिला भी चलता रहा। उसके बाद फिर दरोगा वाला का जो मकाम है वो भी 2 दिन से ब्लॉक था GT रोड पर, वहाँ पर क्लियर करवा कर मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया। और अभी जो है जो आखिरी बताया जा रहा है कि पॉइंट है वो स्कीम मोड़,
के करीब है, जहां पर अभी भी एहतजाज जारी है, वहां पर पुलिस की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया गया है और ये कहा जा रहा है कि इस पॉइंट को भी जल्दी क्लियर करवा लिया जाएगा। जो मेन शाहराहें हैं उनमें बड़ी तादाद जो है उनको क्लियर करवा के ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि टीएलपी के मुजाहिरों के मामले पर जेआईटी बनाने की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस के सवाल ना दे सके, अदालत ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए दरखास्त गुजार पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। आपको इस खबर के हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि साद रिजवी की गिरफ्तारी, मुजाहिरों के मामले पर जेआईटी बनाने की दरखास्त, गिरफ्तारी के फौरन बाद मुजाहिरों से लोगों को मुश्किलात हुई। पटिशन में मौक़िफ़, पुलिस ने कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटीज़ अदा नहीं की। दरखास्त गुजार ने ऐसा कहा है। कानून की बात करें अगर तो आपको इस हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं। टीएलपी के मुजाहिरों के मामले पर जेआईटी बनाने की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस के सवालों पर वकील के जवाब ना दे सके, अदालत ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए दरखास्त गुजार पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद हुसैन से। शाहिद, क्या डेवलपमेंट हुई है इस केस में, अपडेट कीजिए। यहाँ आपको बताएं कि टीएलपी के मुजाहिरों के मामले पर जेआईटी बनाने की ये दरखास्त है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस के सवालों पर वकील के जवाब ना दे सके, अदालत ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए दरखास्त गुजार पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि टीएलपी पर पाबंदी लगाकर मुल्की मफाद में दिलेराना फैसला किया। हम इन्हें 4 महीने से राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। शेख रशीद समा के प्रोग्राम आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे थे। हमने पाकिस्तान के लिए फैसला किया। अभी ये पार्टी पैदा ही नहीं हुई थी 2016 में, उससे पहले हम खत्म नबूवत में और नामूस रसालत में जेलें काट चुके। ना कादरी साहब की, ना मेरी कभी, ना खादम रिजवी से मुलाकात हुई, ना कभी साथ से हुई। हमने इनकी मुज़ाकरात किए इनकी पार्टी से। हम 4 महीने से इनको राजी कर रहे हैं कि इस मसवदे पे हैं, लेकिन इस्लाम के लिए आए और नामूस रसालत और खत्म नबूवत के लिए आए, लेकिन पाकिस्तान की किसी तबाही और बर्बादी के लिए तो हम साथ नहीं हो सकते। मेन उनका मुतालबा था वो था फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकाले जाने का। उस पे आपके दरमियान और इनके दरमियान जो है कोई मुआहदा हुआ था? हमने ये कहा था असेंबली में लेके जाए। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर अमल वली खान ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की हिमायत कर दी। कहा कि इस इक़दाम का मजहबी, नजरियाती और इंसानी बुनियादों पर खैर मकदम करते हैं। किसी को भी मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवामी नेशनल पार्टी कानून, आइन और पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखती है और इसी बालादस्ती के साथ खड़ी है। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने टीएलपी पर पाबंदी को बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। जेयूआई के हाफिज़ हमदुल्ला की भी हुकूमत पर तनकीद। कहा टीएलपी दहशतगर्द जमात है तो उनसे मुआहदे क्यों किए थे? जत्थों का राज कबूल नहीं, हुकूमत ने तो बड़ा फैसला कर लिया, लेकिन अपोजिशन जमातें शायद इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ खुलकर सामने आने को तैयार नहीं। मुस्लिम लीग के सेनेटर मुसद्दिक मलिक सड़कों की बंदिश और एम्बुलेंसों को रोकने की मजम्मत के बजाय सवाल उठाते रहे। हाफिज हमदुल्ला ने इल्जाम लगाया कि सड़कों की बंदिश की जिम्मेदार हुकूमत है। कहा कि माजी में तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट पर हमला किया और पुलिस अफसर पर तशद्दुद किया था। उलमा इकराम ने नामूस रिसालत की आड़ में सड़कों की बंदिश और इमलाक को नुकसान पहुँचाने को गैर अखलाक़ी और गैर शरई करार दे दिया है। कहा कि नामूस रिसालत के लिए हुकूमत ने आलमी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद की। मुल्क पर तशद्दुद एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, रवादारी को फ़रोग़ देना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर की थी। आज रिहाई के लिए बचल के जमा कराए जाएंगे, जिसके बाद रिहाई का हुक्मनामा कोर्ट लखपत जेल भेजा जाएगा। आपको बताएं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का केस है, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर की थी। आज रिहाई के लिए बचल के जमा कराए जाएंगे और जिसके बाद रिहाई का हुक्मनामा कोर्ट लखपत जेल भेजा जाएगा। शहबाज शरीफ को ज़मानत मिल गई है, मरियम नवाज़ को भी रिलीफ मिल गया है। हालात किस तरफ जा रहे हैं? सहाफ़ी के सवाल पर लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर का इशारों में जवाब। कहा कोरोना की वजह से महमूद व अयाज एक सफ़ में नहीं, काफ़ी फासला आ गया है, हवा गुजर रही है। आपकी ज़मानत मंजूर हो गई है, क्या कहते हैं? मरियम बीबी को भी रिलीफ मिल गया 10 दिन पहले गिरफ्तारी का। अब कोरोना की वजह से महमूद और अयाज एक सफ़ में नहीं है, तो काफ़ी गैप आ गया, हवा गुजर रही है, हवा के झोंके आ रहे हैं।
कराची NA 249 पर ज़िमनी इंतखाब। PTI ने पोलिंग की तारीख तब्दील करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दे दी है। ये अहम मामला है जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। NA 249 का ये मामला है। कराची NA 249 पर ज़िमनी इंतखाब। PTI ने पोलिंग की तारीख तब्दील करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दे दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, NA 249 कराची के ज़मीनी इंतखाबात की अगर मैं बात करूँ तो समझ ही नहीं आ रहा कि PTI को मुमकिन शिकस्त का खौफ है या फिर हालात का डर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची ज़मीनी इलेक्शन मौखर करने का जो है उन्होंने मुतालबा कर दिया है। अब से कुछ देर कबल PTI कराची की जानिब से तहरीरी दरख्वास्त सुबह इलेक्शन कमिश्नर को जमा करा दी गई है। NA 249 कराची ज़मीनी इलेक्शन के लिए जो है 29 अप्रैल को पोलिंग का शेड्यूल था। PTI का ईद उल फितर के बाद इलेक्शन कराने का मुतालबा है। PTI का मुतालबा है कि ईद उल फितर के बाद इलेक्शन कराए जाएं। जमजम, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख पर कार्य सरकार में मुदाखलत पर कायम मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुलज़िम ने फ़र्द जुर्म से इनकार कर दिया है, जबकि समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी गई है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम लगा दिया है। दावा किया है कि सूबे में सिविलियन डिक्टेटरशिप है। हुक्मरानों की करप्शन बेनकाब करने पर सियासी हरीफों के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म जुमे को सखर का दौरा करेंगे। सूबे में मेगा प्रोजेक्ट के लिए बड़े पैकेज का ऐलान भी करेंगे। पार्टी जो एक सियासी जमात कहलाती थी, मैं समझता हूँ वो एक फाशिस्ट पार्टी के तौर पे सामने आई है। सिंध में सिविलियन डिक्टेटरशिप है। सिंध में किसी को उनके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को बेनकाब करने की इजाज़त नहीं है। कल इमरान खान साहब जुमे को तशरीफ़ ला रहे हैं सखर आकर इंशाअल्लाह एक सिंध के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं, जो कि सिंध के बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से है। 7 अरब का यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए रिलीफ पैकेज दिया है। मैं सिंध गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि आपने कोई पैकेज क्यों नहीं दिया? जिस तरीके से आपने कोरोना में कोई राशन नहीं दिया था, इसी तरीके से आज सिंध में सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कोई रिलीफ पैकेज नहीं है। पंजाब में चीज़ें सस्ती हैं, सिंध में चीज़ें महंगी हैं। सब्जियां महंगी कैसे? अब से कुछ ही देर में देखिए। DG पाक्स कराची लियाकत कायम खानी के खिलाफ नैब रावलपिंडी ने आमदन से ज़ायद असासे बनाने का रेफरेंस दायर कर दिया है। आपको याद दिला दें कि लियाकत कायम खानी के घर से भारी खजाना, कीमती गाड़ियाँ और तिजोरियाँ बरामद की गई थीं। बिल्कुल, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, इस रेफरेंस की क्या तफसीलात हैं? ये देखें, लियाकत कायम खानी के खिलाफ ये रेफरेंस नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि करोड़ों रुपए के उनके असासे ऐसे हैं जिनके उनके पास कोई ज़राए आमदन मौजूद नहीं है। लियाकत कायम खानी के घर जब रेड किया गया था 2 साल पहले नैब रावलपिंडी की जानिब से, तो भारी मिकदार में खजाना जो है वो वहाँ से बरामद किया गया था, जिसमें तिजोरियाँ भी उनकी 2 कब्जे में ली गई थी और कीमती गाड़ियाँ भी नैब ने जब्त की थी लियाकत कायम खानी की, जिसके सिलसिले बाद उनके खिलाफ तहकीकात का बाकायदा आगाज हुआ था। लियाकत कायम खानी को गिरफ्तार भी किया गया था नैब रावलपिंडी की जानिब से और आज उनके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने का ये रेफरेंस दायर कर दिया गया है। इस छापे के दौरान उनके घर से जो है वो सरकारी फाइलें भी मिली थी। प्लाटों की गैर कानूनी अलाटमेंट का उन पर इल्ज़ाम है, जिसके जरिए नैब का यह कहना है कि उन्होंने अपने असासों को बढ़ाया। ये आज रेफरेंस नैब रावलपिंडी ने एहतसाब अदालत में दायर किया है, जहाँ पर इसकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर 17 करोड़ रुपए से जायद जो है वो पूरी रेफरेंस में बताए गए हैं कि उनकी मालूम ज़राए आमदन से जायद पाए गए हैं असासे, और जो उनकी तिजोरियाँ वगैरह थी वो भी अभी तक नैब ने जब्त कर रखी हैं और अब इस पर बाकायदा ट्रायल शुरू करने की दरख्वास्त कर दी गई है। नैब की जानिब से बाकायदा ट्रायल शुरू करने की दरख्वास्त की गई है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सुहेल। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम मिलावट और नाप तोल में कमी किया करती थी, इसीलिए तो अल्लाह ताला का अज़ाब आया और पूरी कौम तबाह हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम माल का कोई सदका कबूल नहीं किया जाएगा। तो बढ़ती हुई महंगाई का जिम्मेदार कौन? आवाम तक पहुंचने वाली सब्जियां आखिर कैसे महंगी हो जाती हैं और अंधाधुंध मुनाफाखोरों में कौन कौन हाथ साफ कर रहा है, ये देखिए इस रिपोर्ट में।
महंगाई का जिम्मेदार अमूमन हुकूमत और उसकी पॉलिसियों को करार देकर लान तान तो किया जाता है, लेकिन जब हमने कराची की सब्जी मंडी में जाकर कीमतें मालूम की तो पता चला कि आवाम को महंगाई की चक्की में पीसने वाले अवामी में शामिल मुनाफाखोर दुकानदार इसकी असल वजह है, जिनको खुली छूट इंतजामिया की नाअहली देती है। लेकिन कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। सब्जियां हो या फल, कीमत खरीद से 300, 400 और 500% तक महंगा बेचना इन मुनाफाखोरों का धंधा है। आप तरबूज को ही लीजिए, मंडी में तरबूज की फी किलो कीमत क्या है आप खुद देखिए। क्या किलो तरबूज बिक रहा है और बाहर क्या किलो तरबूज? ये तकरीबन 8-10 किलो का जो तरबूज है ये 80 रुपये और 100 रुपये में बिक रहे हैं, जो इसको 10 रुपये किलो पड़ रहा है, और आगे जाके वो 40 रुपये 50 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। तो सरासर नाजायज़ और जुल्म है। कम से कम 20 रुपये किलो होना चाहिए, जिसमें रेडी वाले बहुत कमाएं, क्योंकि 10,000 का माल लेके जाएं और 20,000 कमाएंगे जब वो 20 रुपये किलो बेचेंगे। तो 40 किलो और 50 किलो को जो है ना ये सिस्टम बंद किया जाए। अब आप खुद देखिए कि 10 रुपये किलो वाला तरबूज मुनाफाखोर कितनी ढिठाई से 40 से 50 रुपये किलो तक में बेच रहे हैं। 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो यार, अबे क्या हो गया? 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो आटा बेच रहे हैं। 50 रुपये का दाना लेके कहाँ? चलो मेरे साथ दिलाओ 50 रुपये का दाना। ऐसे बातें खाली बातें से नहीं होता यार साहब। यार भाई मेरे साथ चलो अभी 50, ये 300 रुपये का दाना है मंडी का। हरी मिर्च की थोक और परचून कीमतों का फर्क तो इन मुनाफाखोरों ने 400 से 500% तक पहुंचाया हुआ है। मिर्ची की आवाज़ आपको आ रही होगी, 25 रुपए किलो मिर्ची है। पीछे से जो माल आ रहा है वो सस्ता ही आ रहा है। अभी आपको मैंने बताया मिर्ची 25 रुपए किलो, मिर्ची 25 रुपए किलो। 100 रुपए किलो बेच रहे हैं मंडी में, ये 25 रुपए किलो है। मिर्ची में क्वालिटी है, मोटी मिर्ची में क्वालिटी है। गुज्जो अलग है, हाईब्रिड अलग है, हैदराबाद अलग है, हर चीज़ की 25 से 30 रुपए नहीं है सर। बार बार कीमतों के उतार चढ़ाव की वजह से खबरों की जीनत बनने वाले टमाटर की मंडी में कीमत 10 से 15 रुपए फी किलो से ऊपर नहीं जा रही, मगर रिटेल मार्केटों में इसकी कीमत 4 गुना ज्यादा है। सामने टमाटर की थैली जो 150 रुपए किलो है, उसका वजन 114 किलो है या 15 किलो है। 10 रुपए किलो टमाटर पड़ गया। अभी 10 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, आप जाके बाहर से लेंगे तो 40 रुपए किलो टमाटर पड़ेगा। मंडी में अच्छा टमाटर अभी भी 50 रुपए किलो, 45 रुपए किलो बिक रहा है। मुनाफाखोरों ने सस्ती भिंडी खरीद कर 300 से 400% महंगी बेचने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आज भिंडी बिकी है 25 रुपए के जी। भिंडी क्या है? भिंडी 120 रुपए किलो। देर से खराब होने वाले आलू प्याज भी मुनाफाखोरों के शर से महफूज नहीं है, जिनका कम अज कम मुनाफा भी 100% है। 20 रुपए किलो आज आलू एक ही क्वालिटी बिका है। हाँ, प्याज बिका 13-12 रुपए किलो। प्याज क्या भाव? प्याज भी 40 रुपए। प्याज भी 40। प्याज 30 रुपए का, आलू 35 रुपए का। लीमू क्योंकि रमजान में ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए लीमू की कीमत खरीद और फरोख्त में फर्क 2 से 3 गुना और कहीं कहीं इससे भी ज्यादा है। नींबू यहाँ 200 रुपए किलो, 220 रुपए किलो। आप जब शहर में जाएंगे 400 रुपए किलो मिलेगा। नींबू क्या है? नींबू 800 रुपए किलो और 600 रुपए किलो। अदरक लहसन में अवाम को मुनाफाखोर किस तरह चूना लगा रहे हैं, मंडी के माशाखोरों और दुकानदारों की जुबानी खुद ही सुनिए। पहले 100 रुपए था, अब 90, अब 80, अब 70 रुपए आ गया ये। और लहसन क्या है? लहसन 200 रुपए किलो। दुकानदारों की अंधाधुन मुनाफाखोरी के इस धंधे के सबसे बड़े सहूलतकार इंतजामिया के अफसरान भी हैं, जिनका चेक एंड बैलेंस का किरदार कहीं नजर नहीं आता। इतना महंगा क्या करें, माल पीछे से ही महंगा आ रहा है। ये है वो जवाब जो अमूमन खरीदारों को सब्जी और फल फरोशों की जानिब से सुनने को मिलता है। लेकिन अब माल पीछे से सस्ता हो चुका है, तब भी दुकानदार चीज़ों की कीमतें कम करने पर तैयार नज़र नहीं आते, ना ही हुकूमत का चेक एंड बैलेंस कहीं नज़र आता है। कैमरा टीम के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। और रमज़ान आते ही खजूर महंगी हो जाती है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इस 1 किलो खजूर पर हर कोई 2 से 3 गुना मुनाफा कमा रहा है। खजूर क्यों आप तक महंगी पहुंच रही है, बताएंगे साहिल जोगी। अगर मैं कहूं कि 1 किलो आला क्वालिटी की खजूर 100 रुपए की होनी चाहिए थी, लेकिन मुनाफाखोरी ने इस सौगात को 300 रुपए से ज्यादा तक पहुंचा दिया है। हकीकत जानने के लिए आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े खजूरों के बागात खैरपुर में।
जहां साल हर साल 4 लाख एकड़ पर खजूर पैदा होती है। मुनाफाखोरी की कहानी इन बागात के आगे शुरू होती है। यहाँ का किसान 50 रुपए फी किलो के हिसाब से खज्जी एक आड़ती को बेचता है। बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो स्टॉक करते हैं, वो ज़मींदारों से कम कीमत में ख़रीद करके और ये जो है ना मुनाफाखोरी करते हैं। ये खजूर जो पहले सस्ती उठाते हैं और उनका यही सोच होती है तो ये हमारा शाबान आ जाए तो रमज़ान में ये खजूर ज़्यादा रेट में बेचेंगे। वही आड़ती खज्जी को तेल लगाकर एक माह के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखता, जहां एक मन पर 200 रुपए वसूल किए जाते, यानी फी किलो 12.5 रुपए मजीद बढ़ा लें। अब खजूर की कीमत 62.5 रुपए हो चुकी है। रमजान में तो और बंदा जो है नरम हो जाता है, महसूस होता है लोगों को कि बाबा रमजान चाहिए आने खजी रेट वधी हुआ, ये हर बंदा अच्छी खजी मांगता है। इसके आगे कराची तक का किराया 10,000 रुपए होता है। एक ट्रक में 40 मन खजूर लोड की जाती, फी किलो 6.25 रुपए बढ़ा लें, यानी 68.25 रुपए। लेकिन आड़ती मार्केट में बेचेगा कम से कम 150 रुपए किलो, मतलब 81 रुपए से जायद का सीधा सादा नाजायज मुनाफा। असल कीमत से भी डबल उसकी जेब में जाता है। एक इन्वेस्टर उसको इन्वेस्ट करता है, वो कोल्ड स्टोर में रखेगा, वहाँ से कोल्ड स्टोर से मंडी से उठाएगा, कोल्ड स्टोर में रखेगा, कोल्ड स्टोर से फिर वो कोल्ड स्टोर वाले को अपना उसका भाड़ा देगा, किराया देगा, जो भी मार्केटों में बाई में कराची जाएगी, वहाँ पे उसके तकरीबन 200-300 रुपये मन पे वो खर्चा आ जाता है। फिर वहाँ पे जो दलाल बैठे हैं, आड़ती बैठे हैं, वो उसके कमीशन काटेंगे। यहाँ से ठेले वाले दुकानदार और डीलर कई मन खजूर उठाते और बेचते हैं। खजूर है ये 300 रुपए किलो बिक रही है, 300 रुपए किलो बिक रही है, 300 रुपए किलो बिक रही है। अगर आड़ती या बड़ा डीलर नाजायज मुनाफा ना कमाता तो यकीन जानिए आप तक ये खजूर 100 रुपए में पहुंच जाती। साहिल जोगी, समा, सक्खर। तो इस नाजायज़ मुनाफाखोरी से तंग अवाम भी फट पड़े हैं। कहते हैं कि रमज़ान के बाबरकत महीने में बाहर के ममालिक में ताजिर अवाम के लिए अशिया सस्ती करते हैं, मगर यहाँ पर तो हर दूसरा शख्स ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में रहता है। ओए होए होए, ये हराम खोरों ने तो बिल्कुल मत मार के रख दिए भाई, अवाम तो गई। बाहर के मुल्कों में रमज़ान जो है ना वो उसमें चीज़ें सस्ती कर देते हैं, यहाँ पर चीज़ें जनाब इनका रेट अप कर देते हैं। हराम खोरी की और नजायज़ माफिया, सारा माफिया इकट्ठा हो गए और नजायज़ लोगों से पैसे बटोर रहे हैं। बस इनको ये थोड़ा सोचना चाहिए यार, रोज़े हैं, लोग अफ्तारी करते हैं, गरीब आदमी है, 700-800 रुपया उसकी दिहाड़ी है, तो वो कैसे इतनी महंगी चीज़ें खरीद के अपने बच्चों का पेट पूरा कर सकेगा। उन्होंने अपनी जो है वो नफ़ाखोरी शुरू कर दी है, हराम खोरी शुरू कर दी है। उनको पता है कि अब मतलब हमारी चीज़ें बिकेंगी, तो उन्होंने रेट मतलब दोगुना कर दिया। मैं कितनी लकी हूँ, ऐसा शौहर किसका होता है जो हर महीने सोने का हार बना कर दे। ये हार हलाल के पैसों का है तो मुबारक हो, लेकिन अगर ये हराम के पैसों का है तो कयामत के दिन ये सोने का नहीं, आग का हार होगा, आग का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम माल का कोई सदका कबूल नहीं किया जाएगा। उधर भावलपुर में यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज 2 मन से ज़ायद चीनी चुराते हुए पकड़ा गया। मुलजिम रात के वक्त चीनी की बोरियां ले जा रहा था कि अवाम ने पकड़ लिया। स्टोर इंचार्ज के खिलाफ रीजनल ऑफिसर को दरख्वास्त भी दे दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे एहसन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा कि भांडा कैसे फूटा? एहसन, सुन सकते हैं आप हमें? समग्र नुमाइंदे एहसन अंसारी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। भावलपुर में यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज 2 मन से ज़ायद चीनी चुराते हुए पकड़ा गया है। मुलजिम रात के वक्त चीनी की बोरियां ले जा रहा था कि अवाम ने उसे पकड़ लिया। समग्र नुमाइंदे एहसन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा कि कैसे गिरफ्त में आया ये?
अजीज फवाद, ये रात गए किसी टाइम इसने वारदात की है। ये खुद स्टोर मैनेजर है, शहजाद इसका नाम है। मोटरसाइकिल पर ये चीनी की 2 बोरियां इसने मोटरसाइकिल पे रखी और ये ले जा रहा था अभी दुकान से कि लोगों ने इसको रोका है। इसको रोक के जब इसको पकड़ा है और जो बोरियां खोली हैं तो उसमें 2 मन से ज़ायद जो चीनी की जो थैले थे वो बरामद हुए हैं। जो सरकारी चीनी जो यूटिलिटी स्टोर्स पर फरोख्त की जा रही थी वो थैले बरामद हुए, जिस पर शहरियों ने फौरी तौर पर उसकी वीडियोस भी बनाई और उससे अपनी झूठी सफाइयां भी पेश की। तहम बहावलपुर रीजनल मैनेजर को शहरियों ने दरख्वास्त दी है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो RM बहावलपुर नजर अब्बास ने उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए उसे शोकास नोटिस जारी कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी एयरलाइन के साबिक डिप्टी चीफ इंजीनियर ने PIA ATR तैयारा हादसे की सरकारी रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया। खालिद मुमताज ने अदालत से इस्तदा की कि तमाम ATR तैयारों को फौरी तौर पर ग्राउंड किया जाए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफानुल हक। हवेलियां तैयारा हादसा केस में नया मोड़ आ गया। 2016 में हादसे का शिकार होने वाला जहाज 2013 से ही खराब था। PIA हुक्काम की गफलत से सानहा हुआ। कौमी एयरलाइन के साबिक डिप्टी चीफ इंजीनियर ने सरकारी रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया। खालिद मुमताज ने दरख्वास्त में इस्तदा की तमाम ATR तैयारे फौरी ग्राउंड करके इंस्पेक्शन कराई जाए। अदालत ने PIA और सिविल एविएशन हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। PIA के साबिक डिप्टी चीफ इंजीनियर खालिद मुमताज ने अदालत में पेश करदा रिपोर्ट पर भी सवालात उठा दिए। इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है, मैं इसका रिकॉर्ड कस्टोडियन था, सारा रिकॉर्ड मेरे पास था। इसका रिपोर्ट वाले को नहीं बताया गया, नहीं दिखाया गया, या ये है कि उसने कोई किसी की ख्वाहिश में रिपोर्ट बनाई है। PIA का ATR तैयारा 7 दिसंबर 2016 को हरीपुर के करीब हादसे का शिकार हुआ। वाक़े में जुनैद जमशेद समेत 47 अफराद जाँ बहक हुए थे। इरफानुल हक, समा, कराची। महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर है कि कल से पेट्रोलियम मसनूआत 2 रुपये फ़ी लीटर सस्ती होने का इम्कान है। ओगरा ने कीमतों में कमी के लिए समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को भेज दी है। समरी में पेट्रोल 2 रुपये फ़ी लीटर सस्ता करने की सिफारिश की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2 रुपये कमी की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। इतलाक़ रात 12 बजे से होगा। और बोलो जंग में आपको बताते हैं शहर का अहवाल। सबसे बड़े सुल्तान शाह कब्रिस्तान में कब्जा माफिया का राज, रेल बाजार में तजावुजात की भरमार, खवातीन का चलना दुश्वार, कासमी कॉलोनी में लगे हैं कचरे के अंबार, गली महलों की ये कहानी। जरीना शेख की जुबानी। जी, मेरा नाम जरीना शेख है और मैं मल्ला सुल्तान वाले की रहने वाली हूँ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सब जंग के सबसे बड़े कब्रिस्तान सुल्तान शाह में, जहाँ पे जनाजा गाह है। वे 15 साल से वो तमीर ना हो सका। ये इंतजामिया के मुंह पे तमाचा है। इंसान को मर के भी सुकून ना आ सका। तो ये देखें जो कब्रिस्तान का हाल है, यहाँ पे जगह अलाट करने के बजाय यहाँ पे कब्जा हो रहा है। इंतजामिया को शर्म आनी चाहिए। हम सब ने यहाँ पे मरना है और सब ने यहाँ पे दफन होना है। ये जंग का सबसे मशहूर बाजार रेल बाजार है। यहाँ पे सबसे ज्यादा खवातीन शॉपिंग करने के लिए आती हैं और उनको गुजरने की जगह नहीं मिलती। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं और फट्टे नजायज तजावज़ इंतजामिया को नजर नहीं आती। ये है कासमी कॉलोनी। ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस के चंद कदम फासले पे है। ये दावे तो बहुत बड़े करते थे कि हम शहर को साफ कर देंगे और ये देखें सड़कों पे गंद डाल दिया इन्होंने, सड़कों पे गंद डाल दिया। इनको शर्म आती नहीं है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी गंदा पानी पी रहे हैं। ये है हमारे गली महल्ले का हाल, सीवरेज का पानी। हम घरों में कैद होकर रह गए हैं। इंतजामिया को बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन इंतजामिया को शर्म ही नहीं आती। वो हमारी बात सुनते ही नहीं है। ये हाल देखें हमारे महल्ले का। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।